ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ ना इंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी, किस्मत 2, इस कलम में हर नूर, किस्त नंबर 42। इस्लामाबाद शहर पर शाम के साए लहरा रहे थे। आज वो जल्दी घर आ गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुलाजमा के सर पर खड़ी उससे कुछ गुस्से से डांट रही थी। अरमान हैरान हुआ, उसने आज पहली बार ज़रीन को इस तरह गुस्सा करते देखा था, वरना वो किसी मुलाजमा पर कभी गुस्सा नहीं होती थी। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं इसके पास आता नरम लहजे में पूछ रहा था। ज़रीन ने एक नज़र अरमान को देखा। यहाँ टेबल पर मेरी डायरी पड़ी थी, कुछ दिन पहले मैं यहाँ रख कर भूल गई थी। यही सफाई करती है ना यहाँ की? ये कह रही है इसे इल्म नहीं है कि मेरी डायरी कहाँ है। सफाई इसकी ज़िम्मेदारी है तो कहाँ गायब कर दी मेरी डायरी? ज़रीन के चेहरे पर साफ गुस्से के तासुरात थे। वह भी थोड़ी देर पहले किसी काम से ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई थी। जब उसने देखा कि उसकी डायरी गायब थी, वो कब्र में अपनी जगह पर थी ही नहीं। फिर उसे याद आया उस दिन वो डायरी यहीं स्टडी टेबल पर ही छोड़ गई थी। फिर उसे एक नई टेंशन लग गई कि कहीं वो डायरी अरमान ना देख ली हो। वो जानती थी अरमान तो एक नज़र देखकर ही इस डायरी को पहचान लेगा। तुम्हें पता भी है वो डायरी मेरे लिए क्या थी, वो कितनी कीमती है? वो मुलाजमा का झुका हुआ सर देखते हुए बेबसी से बोली थी। उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हो गया है, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? यहीं कहीं कमरे में ही होगी, तुम्हारी डायरी मिल जाएगी। मगर ज़रीन का गुस्सा किसी भी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आपको अंदाज़ा भी नहीं है वो डायरी मेरे लिए कितनी ख़ास है, वो कुछ बेबसी से बोली। अरमान के होठों को मुस्कुराहट नहीं छुआ, जिससे वो बहुत मुश्किल से होठों पर ही रोक गया। सिर्फ एक वही तो था जिससे अंदाज़ा था इस डायरी की कदर व कीमत का। अच्छा, ऐसा भी क्या ख़ास है उस डायरी में? उसने सरसरी सा पूछा। ज़रीन चंद पलों के लिए सटपटाई, फिर अपना हाथ अरमान के हाथ से आज़ाद करवाया। वो सब आपके लिए अहम नहीं होना चाहिए। वो मुझे किसने गिफ्ट की थी और मेरी पर्सनल डायरी है, आप इसे देखने का हक नहीं रखते। वो आखिरी बात कुछ मजबूत लहजे में बोली थी। अरमान ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते जैसे सरेंडर किया। आई स्वेयर, मैंने तुम्हारी डायरी नहीं देखी। अब वो मुलाजमा की जाने पलटा। हो सकता है तुमने यहाँ टेबल की सफाई करते किसी दराज में रख दी हो। चलो देखो और मैम को ढूंढ कर दो। ज़रीन अरमान को ही घूर रही थी। रिलैक्स, मैंने नहीं देखा तुम्हारी डायरी, मैं तो फ्रेश होने जा रहा हूँ। ज़रीन को पुरसुकून करते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। ज़रीन ने एक गहरी सांस ली और उसके तने असाब एकदम ढीले पड़े। वो जल्दी से स्टडी टेबल की दराज खोलकर अपनी डायरी ढूंढने लगी। 2 मिनट की मेहनत के बाद उससे मिल गई। ज़रीन ने साले निगाहों से मुलाजमा को देखा। सॉरी मैम, मैं शायद वाकई सफाई करते वक्त यहाँ रख कर भूल गई थी। ज़रीन ने एक पुरसुकून सांस खारिज की। शुक्र था कि अरमान ने इसकी डायरी नहीं देखी। ठीक है तुम जाओ, मुलाजमा को जाने का कहते हुए ड्रेसिंग में आई और अब अपनी डायरी उसकी जगह पर रख रही थी। सब कुछ ठीक है, इस बात की तसल्ली करके वो ड्रेसिंग से बाहर निकल आई। वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई।
अभी तक ब्लैक नाइट ड्रेस पहना हुआ था, दाएं बाजू पर अभी भी प्लास्टर बंधा हुआ था। वो संजीदा चेहरे के साथ आसमान को देख रही थी। मौसम आज साफ और प्यारा था। अचानक उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। उसने चौंक कर पीछे देखा तो इसके पीछे ही अरमान खड़ा था, जो उसके कंधों पर पर्पल कलर की शॉल ओढ़ रहा था। जरीन ने चौंक कर इसे देखा। आज मैं अपने एक काम से मार्केट गया था तो वहाँ नजर इस शाल पर गई। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसलिए तुम्हारे लिए ले आया। मेरे दिल ने कहा तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। जरीन अभी भी हैरत से उसे देख रही थी। सर्दी बहुत है, कमरे से बाहर निकलते वक्त इसे ले लिया करो। वो नरमी से इसके साथ खड़ा उसके बालों की लटें कान के पीछे कर रहा था। जरीन की आंखों के सामने माजी के बहुत सारे मनाज़िर उभरे। कहाँ मैं इसके साथ शॉपिंग पर जाना अपनी तौहीन समझता था और कहाँ अब वो इसके लिए शॉपिंग करके कुछ लाया था। अरमान ने देखा जरीन के दोनों हाथों में अब भी उसकी पहनाई चूड़ियाँ और अंगूठी थी। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। कैसी लगी शॉल? अरमान की आवाज़ से जरीन होश में आई तो वो तो इसे बस देखती जा रही थी, किसी शहर में उलझी। अरमान उसे ही देख रहा था मुस्कुरा कर। हाँ बहुत अच्छी है, अरमान के चेहरे को देखकर दिल की गहराइयों से बोली थी। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने अपना एक बाजू खोले जरीन को अपने करीब किए, साथ लगाया। दोनों बालकनी में खड़े एक साथ सामने आसमान को देख रहे थे। जरीन ने इस शाल को छू कर देखा। वेलवेट की पल पर शाल जिस पर गोल्डन कढ़ाई से काम हुआ था। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चलेंगे और साथ शॉपिंग भी करेंगे। जरीन अभी भी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या सच में? उसने हैरानी से पूछा। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। मगर आपके पास मेरे लिए फजूल में ज़ाया करने के लिए टाइम नहीं है। उसने अरमान की कही बात उसे याद दिलानी चाहिए। अरमान हनूज मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। कोई मसला नहीं, मैं टाइम निकाल लूँगा। टाइम तो निकालने से ही मिलता है। उसने भी जरीन की कही बात इसे लौटाई तो वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। आप बहुत बदल गए हैं। मैंने पहली बार किसी इंसान को 360 डिग्री एंगल से बदलते देखा था। मतलब पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज। मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। इस बात को छोड़ो कि मैं कैसे बदला, ये बताओ तुम्हें ये बदला हुआ अरमान आलम कैसा लगा? वो अचानक ही जरीन के करीब होता झुकते उसके बाएं गाल को अपने डब्बों से छूता सवाल कर रहा था। जरीन सर से लेकर पैर तक सुर्ख पड़ी, चेहरे पर हया से लाली बिखर गई। मुझे अरमान आलम हर हाल में हर पर्सनैलिटी के साथ कबूल है। हाँ मगर ये बदलाव अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी थी। अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहटों के रंग बिखर गए। जरीन। चंद पलों बाद उसने संजीदगी से जरीन को पुकारा। कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहो, कुछ भी ऐसा जो तुम मुझसे कहना चाहती हो मगर तुम्हें इतना मौका नहीं मिला, तो आज तुम बिना डरे मुझे अपने दिल की हर बात बता सकती हो। मैं तुम्हें दोस्त बनकर सुनूंगा। कोई भी बात, कुछ भी दिल में है तो कह दो। वो जरीन के दोनों हाथ अपनी हाथों में लिए बहुत मान से कह रहा था। वो चाहता था कि जरीन इससे खुद बताए कि वही उसकी ज़री है। जरीन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। वो इसे बताना तो चाहती थी मगर फिर वही अरमान की नफ़रत से डर लगता था। वो इतनी मुश्किल से तो इसके साथ नॉर्मल हुआ था। अब वो अरमान की नफ़रत सहने की ताकत नहीं रखती थी। अरमान बहुत उम्मीद से उसे देख रहा था और इसके लबों से इजहार सुनना चाहता था। मैं आपसे कुछ ख़ास तो नहीं कहना चाहती मगर हाँ, शायद मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो सोच सोच कर बोल रही थी। अरमान सांस रोके उसे देख रहा था। मालूम नहीं आप मेरे लिए क्या हैं। अल्लाह के अता करदा नेमतों में से कोई नेमत या कबूलियत की घड़ी में मांगी गई किसी दुआ का हासिल, या फिर इस गुनहगार की ज़िंदगी में की गई किसी नेकी का सिला। लेकिन जो भी हैं, आपके होने का एहसास ही खूबसूरत है। आपके होने से मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा आपके साथ हर हाल में रहूँगी। आप हर मुश्किल वक्त में मुझे अपने साथ पाएंगे। मैं हमेशा आपकी वफ़ादार रहूँगी। उसने मोहब्बत का इजहार तो नहीं किया मगर ये अल्फाज किसी मोहब्बत के इजहार से ज़्यादा ख़ास थे। वो खामोश हुई। अरमान के दिल में कुछ घायल हुआ था तो वो इसे नहीं बताएगी। वो इसके करीब हुई और अब इसके सीने से आ लगी। अरमान ने भीगी आंखें उठाई, उसे देखा और अपने हाथों से उसके गिर्द हिसाब बनाया। मगर वो हर्ट हुआ था बहुत बुरी तरह। आपको पता है जो मुखलिस हों वो हर एक के दीवाने नहीं होते, और मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। उसकी आवाज़ से अरमान ने अपनी आंखों की नमी साफ कर मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर झुकते उसके माथे पर हकीकत से बोसा दिया। जानता हूँ मैं, उसने मुस्कुरा कर कहा था। जरीन भी मुस्कुरा दी। तुम्हारी डायरी मिल गई? अचानक अरमान को याद आया। हाँ मिल गई, मगर आपका इससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल डायरी है, आप इसका जिक्र मत करें। वो जल्दी से अरमान पर ही चढ़ाई कर गई। ओके, जो आपका हुक्म मोहतरमा। उसने ताबेदारी से सर झुकाया। वो मुस्कुरा दी थी। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। लिंक तो था, और इसका ही तो लिंक था। बालकनी में अभी हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। वो इसके सीने पर सर टिकाए कितनी देर उसके हिसार में खड़ी रही, इसे अंदाज़ा ना हुआ, मगर इससे बहुत सुकून मिल रहा था। एक अरसे से वो इसी सुकून की तलाश में तो मारी मारी भटकती रही थी।
اسلام آباد شہر پر رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اسلام آباد شہر پر ایک نیا دن اتر چکا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ یہ مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ منہ میں بڑبڑاتے اس نے کال اٹھائی۔ کس لیے کال کی؟ لہجہ ہر تاثر سے خالی تھا۔ یہ کس لیے کال کی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بات کرنے کی بیسک ایتھکس نہیں معلوم؟ پہلے کوئی سلام دعا بھی کی جاتی ہے مس منال۔ ہارون کی مسکراتی آواز کانوں میں گونجی۔ میں غیر شناسا لوگوں سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو میرے منہ نہ لگا کرو۔ ہارون مسکرا دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس طرح بات کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اچھا، یہ سارے مسئلے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہ کام کر سکتی ہو؟ میرے ساتھ ایک کپ کافی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں، بس چند منٹ کے لیے آ جاؤ، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ منال نے آنکھیں سکیڑے ہارون کی بات کو سکین کرنا چاہا۔ وجہ؟ تمہیں میں فارغ نظر آتی ہوں؟ ہارون کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ تم ہر وقت جلتے ہوئے انگارے کیوں چبائے رکھتی ہو؟ جب دیکھو تب لڑنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتی ہو؟ ابھی میں نے کہا نا کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور ابھی جو تم نے کہا کہ غیر شناسا ہوں تو بس اس غیر کو ہٹانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ منال کے سر میں پہلی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ہارون کی باتیں مزید دماغ گھمانے لگیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے، کتنا بولتے ہو تم؟ آ رہی ہوں میں، لیکن لوکیشن میری مرضی کی ہوگی۔ ہارون کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے منظور ہے۔ اس نے مسکراتے کال کٹ کر دی اور وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا۔ دوسری طرف سے ارمان پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا۔ حیرانی سے ہارون کو سر سے پیر تک دیکھا۔ کدھر کی تیاری مسٹر؟ ارمان نے حیرانی سے سوال پوچھا۔ ہارون اس کے قریب آیا۔ تیری سالی کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ارمان کی جانب جھک کر رازدانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ارمان کے لبوں کو مسکراہٹ چھوا۔ سالی کم بہن زیادہ ہے میری، سمجھے؟ اسے تکلیف دینے کا سوچنا بھی مت۔ اور ابھی 2 گھنٹے پڑے ہیں تمہاری ڈیوٹی ختم ہونے میں۔ ارمان نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ تو آج میری جگہ 2 گھنٹے کام کر لینا، کیونکہ تیری سالی بہت مشکل سے ایک ملاقات کے لیے مانی ہے۔ ارمان نے اسے غصے سے گھورا۔ یار پلیز، دوست نہیں میرا۔ وہ ارمان کو بچوں کی طرح پچکارتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ارمان بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، ساتھ اپنی ایک کلاس فیلو سے بات کر رہی تھی۔ آج تم فری ہو منال، یا کہیں بزی شیڈیول ہے؟ منال نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے دیکھا درمیان میں ہی زرین کی کال آ رہی تھی۔ وہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ کافی دن ہو گئے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں نے تم سے ملنے گھر آ جاؤں؟ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی میں گھر میں نہیں ہوں، کسی کام سے ریسٹورنٹ جا رہی ہوں، تو پھر کسی دن ملتے ہیں۔ کال کٹ گئی۔ منال کو افسوس ہوا کہ زرین کی کال مس کر دی۔ اچھا، کون سے ریسٹورنٹ جا رہی ہو؟ منال کی دوست نے دوسرا سوال پوچھا۔ ارے وہی کافی شاپ جہاں میں ہمیشہ جاتی ہوں۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، زرین کی کال آ رہی ہے۔ زرین کی کال دوبارہ آنے لگی۔ منال نے جلدی سے کال کاٹتے زرین کی کال پک کی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی منال سے بات کر رہی تھی۔ کیسی ہے منال آپی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ منال کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اب کندھے کا زخم کیسا ہے؟ زیادہ درد تو نہیں ہوتا؟ دونوں بہنوں کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج میں عالم کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی چیک اپ کروانے۔ ڈاکٹر نے کہا اب زخم بہتر ہے، وہ سیفٹی بازو پلسٹر بھی اتر گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنا ریلیکس فیل ہو رہا ہے، قسم سے اتنے دنوں سے میں اپنا بازو سیدھا نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ہی جگہ رکھ رکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں معذور ہو گئی ہوں۔ وہ تو نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ منال کا موڈ مزید اچھا ہو گیا۔ چلو شکر ہے۔ زرین اپنا دایاں بازو سیدھا کر کے سکون محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھ کی مٹھی کبھی کھولتی کبھی بند کرتی۔ مگر ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے منال آپی۔ زرین کی پریشان آواز سن کر منال کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیسی پریشانی؟ وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ عالم، ان کا رویہ بہت بدل گیا ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ منال حیران ہوئی۔ کیا ہوا ان کا رویہ تمہارے ساتھ اب بھی بہتر نہیں ہوا؟ منال کو تو صدمہ لگ گیا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ میری بات سمجھی نہیں۔ وہ بہت بدل گئے ہیں، میری بہت کیئر کرنے لگے ہیں۔ ان کا رویہ ایسے بدلا جیسے 360 ڈگری اینگل۔ انہیں دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ شخص مجھے طلاق دینے والا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے روز مجھے کھانا کھلا کر جاتے ہیں، میری پرواہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میرے بال بناتے ہیں، میں نے وقت پر کھانا نہیں کھایا اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی پسند کی چیزیں شاپنگ کر کے لانے لگے ہیں، رات کو میرے قریب ہو کر ایسے سوتے ہیں جیسے میں کہیں چلی جاؤں گی، وہ تو اور گھر سے جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد گلے لگا کر ماتھا چومنے لگے ہیں۔ میرے بازو میں درد نہ ہو اس لیے 4 دن سے ایک ہی ڈریس میں ہی رہی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر بار بار ڈریس چینج کروں گی تو کندھے میں درد ہو سکتی ہے۔ یہ سب نارمل نہیں ہے منال آپی۔ منال جو تب سے پریشان ہو رہی تھی اب گاڑی سڑک کنارے روکے بہت دلچسپی سے زرین کی باتیں انجوائے کر رہی تھی، اور جیسے ہی زرین خاموش ہوئی منال کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرین مزید حیران ہوئی۔ میں یہاں اتنی ٹینشن میں ہوں اور آپ مجھ پر ہنس رہی ہیں آپی؟ اسے تو صدمہ ہی لگ گیا۔ منال نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اف زرین، تم اس وجہ سے اتنی ٹینشن میں ہو؟
ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अरमान भाई का रवैया तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो गया है। क्या तुमने यही सब नहीं चाहा सारी ज़िंदगी? उनके से रवैये, मोहब्बत, फ़िक्र, केयर के लिए तुमने क्या कुछ नहीं झेला, और आज तो जो चाहती थी वो सब तुम्हारे पास है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उल्टा तुम परेशान हो रही हो। ज़रीन मज़ीद उलझ गई। हाँ, ये सच है आप ही कि मैंने सारी ज़िंदगी यही सब चाहा है, लेकिन वो अरमान आलम है, वो ये शख्स ऐसे बिना किसी वजह के इतना नहीं बदल सकता। मैं जानती हूँ उन्हें, वो मेरे शौहर हैं। मैं अरमान आलम की नस-नस से वाकिफ़ हूँ। वो मुझ पर ऐसे ही इतने मेहरबान नहीं हो रहे। कोई वजह तो होगी, वरना कोई शख्स इतना नहीं बदलता। पूरा 360 रन कर गए। मिनाल की मुस्कुराहट सिमट गई। अब वो ज़रीन को क्या बताती कि अरमान आलम इसके लिए इसके साथ इतना अच्छा हो गया है, क्योंकि वो इसकी सारी सच्चाई जान चुका है। वो ज़रीन को नहीं बता सकती थी, उसे खामोश रहना था, मगर वह ज़रीन की परेशानी भी दूर करना चाहती थी। कुछ ऐसा ज़रीन को कहना ही होगा जिससे ज़रीन की तसल्ली हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उनके इस बिहेवियर के पीछे वजह तो है। ज़रीन चौंकी। तुमने उनकी जान बचाई है ज़रीन, इन पर आने वाली मौत अपने सर ले ली। बस तभी अरमान भाई को एहसास होगा कि तुमने इनसे किस कदर मोहब्बत करती हो। वो पहले ही एक ज़रीन खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते, इसलिए अब वो ठीक हो रहे हैं तुम्हारे साथ। ज़रीन बेहद हैरान थी। हाँ, उसने ये बात क्यों नहीं सोची? हाँ, अभी आप सही कह रही हैं, ऐसा ही होगा। मिनाल कुछ पुरसकून हुई। ज़रीन की तसल्ली करके उसने कॉल काटी, फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। सॉरी ज़रीन, मुझे माफ़ करना, अभी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। वो जानती थी कि ज़रीन बहुत मासूम है, इसे जो बताओ वो यकीन कर लेती है। वो अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि अरमान इतना क्यों बदल गया। मिनाल ने उसे सोचने के लिए एक नया रुख दिया था। अब वो पुरसकून हो गई होगी। अगले 5 मिनट बाद इसकी गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग में रुकी। गाड़ी पार्क की वो रेस्टोरेंट की जाने बढ़ी। ज़रीन से बात करने की वजह से चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थीं। वो लड़की इसके लिए ऑक्सीजन का काम कर रही थी। हारून की गाड़ी भी पार्किंग में रुकी। वो मिनाल को रेस्टोरेंट में दाखिल होता देख चुका था। उसके होंठों पर बड़ी मुस्कुराहट थी। वो जानता था मिनाल का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, शायद उसका सर ही फाड़ दे, मगर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। वो ये रिस्क लेना चाहता था। मोहब्बत हुई थी, कोई दिल लगी नहीं जो 2 दिन में उसका भूत सर से उतर जाता। वो मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और सारे रेस्टोरेंट में नज़रें घुमाई। उसने हारून को तलाश करना चाहा, लेकिन एक मंज़र पर उसकी निगाहें साकत हो गईं। वो जिस मुस्कुराहट के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी, वो सामने का मंज़र देखते किसी ने उसके चेहरे से नोच डाली। वो कहाँ जानती थी कि सामने ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। इससे मोहब्बत का दावेदार सरमंद रेस्टोरेंट के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा किसी लड़की को प्रपोज कर रहा था। दिल पर लगा एक एक जख्म तरोताज़ा हुआ। उसे लगा उसका दिल अभी बंद हो जाएगा। वो ये मंजर देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? उसे अपनी ज़िल्लत याद आई थी। उसे दिया गया धोखा याद आया। किस तरह दुल्हन के लिबास में वो खाली हाथ रह गई थी। कैसे उसकी बारात दहलीज पर आकर पलट गई थी। कैसे उसकी पसंद ने उसके बाप की इज्जत के परचखे बिखेर दिए थे। हारून भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुका था और मिनाल के पीछे खड़ा वो भी सामने का मंजर देख चुका था। मिनाल के चेहरे के तासुरात ने हारून की मुस्कुराहट भी गायब कर दी। मिनाल को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। सर में होती दर्द मज़ीद बढ़ गई। उसे लगा उसका सर फटने वाला है। सरमद उसे देख चुका था, वह इसकी जानिब बढ़ा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मिनाल मेरी बात, मगर अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। मिनाल पूरे कद से ज़मीन बेहोश हुई। इससे पहले उसका वजूद ज़मीन पर लगता हारून से बर वक्त थाम चुका था। मिनाल, मिनाल क्या हुआ है? आंखें खोलो प्लीज़ मिनाल। वो तड़प ही तो गया था, मगर मिनाल का वजूद गहरे पानी में जा गिरा। वो होशाबाज से दगाना हारून की बाहों में झूल चुकी थी, और फिर वो कहती थी कि उसे सरमद से मोहब्बत नहीं थी। क्या सच में वो मोहब्बत जैसे मर्ज का शिकार नहीं हुई? हारून ने मिनाल को अपनी बाहों में उठाया और एक नज़र सरमद के सफ़ेद बढ़ते चेहरे पर डाली। हारून की आंखों से आग निकल रही थी। क्यों हर बार ये दरमियान में आ जाता था? जब जब वो मिनाल को अपने बनाना का सोचता, तब तब सरमद की वजह से क्यों सब तबाह होने लगता था? वो मिनाल के मुस्कुराने की वजह बनना चाहता था, और यह सरमद मिनाल की मुस्कुराहट नोचने की वजह बन जाता था। उसने एक कहर पार नज़र सरमद पर डाली। मिनाल से दूर रहना। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद मिनाल के आसपास देखा तो अगला सांस लेने लायक नहीं रहोगे। वो एक लफ्ज़ चिंगारियों की तरह अदा करता। उससे सख्ती से वार्न किया। मिनाल को लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पीछे सरमद ने गुस्से से टेबल पर हाथ का मुक्का बनाकर दे मारा। उसने अपनी एक लाइफ क्लास फेलो से कहकर मिनाल का पूछा था, क्योंकि मिनाल ने शायद उसे ब्लॉक कर दिया था। वो इसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए इसे अपनी एक क्लास फेलो से मदद लेनी पड़ी। तो इसे पता चला कि मिनाल कुछ देर में यहाँ आ रही है। मिनाल को दोबारा रोमांटिक तरीके से प्रपोज़ करना चाहता था। वो अपनी एक दोस्त के साथ यहाँ आया था। उसने सोचा पहले एक बार ट्राई कर ले कि उसे मिनाल को कैसे प्रपोज़ करना है, और वहीं मंजर मिनाल ने देख लिया। वो बेहोश हो गई। उसे अब मिनाल की टेंशन लग गई थी। इसकी वो दोस्त भी इसके पास ही खड़ी थी। तुम मुझे प्रपोज़ तो कर ही चुकी हो सरमद। मिनाल को भूल जाओ, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। हम शादी कर लेते हैं। उसने सरमद का हाथ पकड़ा। सरमद ने उसे भस्म कर देने वाली निगाहों से घूरा और एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से दूर किया। शट अप, जस्ट शट अप।
मिनाल किसके काबिल है किसके नहीं, ये तुम डिसाइड करने वाली होती कौन हो? और मेरी बीवी सिर्फ मिनाल ही बनेगी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। तुम पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, तुम मुझसे मिनाल को छीन नहीं सकते, वो सिर्फ मेरी है। उसने पूरी ताकत से अपनी गाड़ी के बोनट पर मुक्का दे मारा। काश तुमने इस रोज़ मेरी माँ से माफ़ी मांग ली होती मिनाल, तो सब ठीक हो जाता। तुम्हारा यही गरूर मुझे पसंद नहीं है। उसके चेहरे पर बेजारियत थी। मर्द की अना हर चीज़ तबाह कर देती है। वो आज भी अपनी अना में था। उसे खुद पर गरूर था कि उसने जो किया वो सब ठीक था। अगर वही गरूर औरत ने कर लिया तो औरत गलत। मगर उसे मिनाल का सारे माशरे में बेइज्जत होना याद नहीं रहा। उसे आज भी अपनी फिक्र थी, अपनी अना ऊपर रखी हुई थी। ये माशरे के टास्क मर्द भी यही समझते हैं कि सब कुछ इनकी मर्ज़ी से होना चाहिए। सरमद आज भी अपने इसी गरूर में जी रहा था। वो मिनाल को लेकर सीधा हॉस्पिटल आया था। वो हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। पास ही डॉक्टर खड़ी थी। हारून फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मिनाल आज कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर और मुरझाई हुई नज़र आ रही थी। डॉक्टर ने उसके हाथ पर ड्रिप लगा रखी थी। फिर वो हारून की जाने पलटी। उन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली है, डिप्रेशन में है ये। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये काफ़ी वीक हैं। हारून के दिल धड़कने से इनकार ही हुआ। मगर डिप्रेशन किस चीज़ का हो सकता है डॉक्टर? उसने बेहद उलझन से पूछा। आपने जो मुझे पेशेंट की हिस्ट्री बताई, इस हिसाब से आपको समझाती हूँ। देखिए, माँ की मौत, फिर उनका बड़ी बहन होने के नाते अपनी दोनों बहनों को संभालना, ये इनके लिए माँ बन गई, फिर शादी टूट जाना, अपनी खुशियों का पूरा ना होना। देखिए इंस्पेक्टर हारून, हर लड़की के कुछ ड्रीम्स होते हैं। शायद ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मगर कम उम्री में घर की जिम्मेदारियों ने इनके सारे ख्वाब मार दिए। ऐसी लड़की आपको बज़ाहिर तो नॉर्मल लगेगी, मगर अंदर ही अंदर वो तन्हाई, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होने लगती हैं। इसलिए वो हर किसी से बात करते हुए गुस्सा करेंगी। इनका रवैया हर दूसरे इंसान के साथ तल्ख होने लगता है। और हारून को एहसास हुआ कि हाँ, मिनाल भी तो अक्सर तल्ख हो जाती है। वो भी चाहती हैं कोई इन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करे, कोई इन्हें ये एहसास दिलाए कि वो बहुत ख़ास हैं। इन शॉर्ट, उन्हें मोहब्बत की कमी है। ये हर किसी से मोहब्बत करती हैं, मगर शायद दूसरे इन्हें वैसी मोहब्बत नहीं दे पा रहे, जैसे एक सायादार दरख्त फल और छाँव देता है। मगर कोई ये नहीं सोचता कि इस दरख्त की जड़ें अंदर से कितनी खोखली हो गई हैं। हारून को अपने गालों पर आंसू बहते महसूस हुए। हो सके तो इन्हें कुछ दिनों के लिए इस माहौल से कहीं दूर भेज दें, ताकि वो एक स्पेस ले सकें। एक यही हल है जिससे इनकी तबीयत बेहतर हो सकती है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे ये अचानक ही बेहोश हुई हैं, मगर इसकी वजह से इनका आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ से नाउम्मीद होना, दिल टूटना, तकलीफ़ों को अंदर ही अंदर दबा जाना, ये सब इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बार तो सिर्फ बेहोश हुई हैं, अगली बार नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। खैर, उन्हें चंद घंटों में होश हो जाएगा। डॉक्टर कितनी ही देर पहले हारून को ये सब बताई जा चुकी थी, और वह वहीं स्टूल पर बैठा डॉक्टर की बातों में ही उलझ गया। उसे एहसास नहीं था कि मिनाल के अंदर एक साथ इतनी सारी जंगें चल रही होंगी। उसकी आंखों के सामने रेस्टोरेंट का मंजर उभरा। क्या वो आज भी सरमद से मोहब्बत करती थी? हो सकता है करती हो। वो सरमद से पसंद की शादी ही तो कर रही थी। मगर हारून को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी? उसका दिल फटने के दर पर आया। वो एक फ़ैसला कर चुका था। हाँ, वो जानता था वो खुद अपने हाथों से ही सब कुछ गंवाने वाला है। मगर उसे मिनाल को खुशियाँ देनी थीं। मगर वो कैसे इस शख्स के साथ खुश रह सकती थी जो हर बार मिनाल की मुस्कुराहट नोचने की वजह बनता था? उसका दिल चाहा वो सरमद की जान ले ले, मगर वो बेबस था। उसे मिनाल के पास हॉस्पिटल के इस कमरे में बैठे कितने घंटे गुजर गए, एहसास नहीं हुआ। इस इशा के वक्त होश आया था। वह हैरत से आसपास देख रही थी कि वो कहाँ पर है। फिर उसे महसूस हुआ कि वह हॉस्पिटल में है। उसने अपनी बाएं जानिब देखा, जहाँ हारून स्टूल पर सर झुकाए बैठा था। हारून, वो अपनी तखफीफ आवाज़ में सिवा मुश्किल पुकार सकी। हारून पलों में सीधा हुआ। मिनाल, तुम ठीक तो हो? उसने अपनी भीगिया आंखें साफ के पूछा। मिनाल ने इस बात में सर हिलाया। क्या हुआ था मुझे? इसके आवाज़ अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं हुए थे। तुम रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। मिनाल को याद आया कि वो कैसे बेहोश हुई थी। वो उठकर बैठी, एक नज़र अपने हाथ को देखा। ट्रिप बस ख़त्म होने वाली थी। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? हारून हैरान हुआ। वो अपने गम में ये तो भूल ही गया था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मिनाल ने एक पुरसुकून सांस खारिज की। अच्छा किया, किसी को मत बताना कि मैं बेहोश हुई थी। हारून ने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने कहा ना हारून, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। वह सख्ती से बोली थी। हारून उसकी तबीयत के पेश नज़र उस बात में सर हिला गया। मुझे घर जाना है, वो बेबसी से कह रही थी। इसलिए पहले वो ड्रिप उतारती, हारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कुछ देर में ड्रिप ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मिनाल ने अपने तनिया साहब एकदम ढीले छोड़े। तुमसे एक बात कहूँ मिनाल, उसने बहुत हिम्मत करते कहा था। मिनाल ने इस बात में सर हिलाया। तुम जिस तरह रेस्टोरेंट में सरमद को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर बेहोश हुई, मेरा मतलब है, क्या तुम आज भी इससे मोहब्बत करती हो? अगर इससे मोहब्बत करती हो तो इसे माफ़ कर दो। माजी में क्या हुआ, इससे भूल जाओ और शादी कर लो इससे। मिनाल खामोशी से हारून को देख रही थी। हारून ही जानता था कि उसने कैसे ये बात कही थी। कहाँ वो आज इसे प्रपोज़ करने वाला था, और कहाँ वो मिनाल को किसी दूसरे मर्द के हवाले करने के बारे में सोच चुका था। मगर वही जानता था कि अंदर से कैसे उसकी रूह बिलबिला उठी थी। तुम बहुत अच्छी हो मिनाल, तुम भी खुशियाँ डिज़र्व करती हो। अगर सरमद के साथ रहकर तुम खुश रह सकती हो तो माजी भूल कर एक
नई शुरुआत कर लो। इसने अपनी सुर्ख होती आंखें उठाए मिनाल को देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर भी ना आ सका। तुम पागल हो हारून? वो बोली तो लहजा सपाट था। हारून हैरान हुआ। जिस शख्स ने भरे मजमे में मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाली, मुझे दुल्हन बने छोड़ गया, क्या मैं इससे शादी कर लूँ, इसे माफ़ कर दूँ? होल्डा हारून से सवाल पूछ रही थी। और क्या कहा, मोहब्बत? तो मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है सरमत से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो मेरी पसंद ज़रूर था, जैसे हर लड़की शादी से पहले कुछ ख्वाब देखती है। मैंने भी देखे थे, दुख तो सिर्फ अपने ख्वाबों के टूटने का है। इस बार वो कुछ दोस्ताना लहजे में बता रही थी। और जहाँ तक रही बात माफ़ करने की, तो इसकी वजह से मेरी बहन को इतना कुछ फेस करना पड़ा। मेरे बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखर गईं। मैं ऐसे शख्स को माफ़ करूँगी तो तुमने सोच भी कैसे लिया? उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उमड़ने लगा था। हारून खामोशी से उसे देख रहा था। एक बात याद रखना मिस्टर हारून, मिनाल सिकंदर खान नाम है मेरा, और ये मिनाल खान मर जाती है मगर माफ़ नहीं करती। जो मुझे धोखा दे, इसके लिए मेरे पास कोई माफ़ी नहीं। उसका लहजा चट्टानों की तरह सर था, मगर उसका दिल तकलीफ़ों का शिकार था। हारून अब भी खामोशी से उसे देख रहा था। उसे अपने दिल में बहुत सारा बोझ सा रखता महसूस हुआ। उसने पुरसकून की सांस ली कि मिनाल के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। खैर, तुमने कोई ज़रूरी बात करने के लिए मुझे वहाँ बुलाया था। क्या बात करनी है तुमने? अब वो ड्रिप रखते हुए उससे पूछ रही थी। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी बात करेंगे, अभी मुनासिब वक्त नहीं। हारून की बात पर मिनाल ने आंखें सुकेड़े से देखा। जब बात करनी ही नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था? उसका लहजा एक बार फिर तल्ख हुआ। हारून ने बेबसी से उसे देखा। मिनाल प्लीज़, मैंने कहा ना अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बात छोड़ दो। मिनाल ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हो नहीं तो ना सही। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। वो हारून की गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। हारून संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी गाड़ी में छोड़ आऊँगा, इसके लिए परेशान मत होना। खामोशी गाड़ी में हारून की आवाज़ गूंजी। हारून ने इस बात में सर हिलाया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बेहोश हुई थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं है इंस्पेक्टर हारून। मिनाल नहीं चाहती थी कि कोई इसकी वजह से परेशान हो। अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं वेकेशंस पर क्यों नहीं चली जाती? इस्लामाबाद से बाहर निकलो, दुनिया एक्सप्लोर करो, तुम्हारा जहन भी फ्रेश होगा और तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। हारून ने उसे मशवरा देना चाहा। गाड़ी खान हाउस के बाहर रुक चुकी थी। मशवरा अच्छा था, लेकिन तुम ऐसे मशवरे तब दिया करो जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारा कोई मशवरा मानूंगी या फिर गौर व फिक्र भी करूंगी। हारून नफ़ी में सर हिलाता रह गया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। वो गाड़ी से उतरी, फिर विंडो की जानिब झुकी। कल सुबह मुझे मेरी गाड़ी अपने घर में नजर आए, हुक्मिया लहजे में कहते वो अंदर की जाने बढ़ गई। हारून तब तक वहाँ खड़ा उसे देखता रहा जब तक वो अंदर जाकर गायब नहीं हो गई। उसके जाने के बाद हारून ने गाड़ी स्टार्ट की और अब इसका रुख घर की जानिब था। वैसा क्या करे कि मिनाल कुछ दिन इस माहौल से कहीं दूर चली जाए। वो जानता था मिनाल को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, या शायद नामुमकिन। वो सोच ही सका। इस्लामाबाद शहर पर रात मज़ीद गहरी हो गई थी। अगर हम शराजी हाउस में जाकर देखें तो आज काफ़ी दिनों बाद जरीन सब घर वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। ब्लैक कलर की घुटनों को छूती फ्राक पहने उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। सरबराही कुर्सी पर शराजी साहब बैठे थे और उनकी दाएं जानिब ज़ूबिया बेगम बैठी थी। बाएं जानिब अरमान बैठा था और अरमान के साथ ही इसके पहलू में दूसरी कुर्सी पर वो बैठी थी। अरमान खाना खाते की नखियों से बार बार उसे भी देख रहा था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अहमद शराजी की आवाज़ खाली हाल में गूंजी थी। जरीन ने चेहरा उठाया, उन्हें देखा। अब बहुत बेहतर है अंकल, उसने उसी नरम मुस्कुराहट के संग जवाब दिया। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल से तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। जुबी बेगम की बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आंटी, अब मैं ठीक हूँ, मैं आराम कर करके थक गई हूँ। मैं सोच रही थी कल शाम का खाना मैं बनाऊँगी, कितने दिन हो गए मैंने कुकिंग नहीं की। उसकी बात पर सारे मुस्कुरा दिए। अरे वाह, हमारी बेटी को खाना बनाना भी आता है। शराजी साहब बेहद हैरान हुए थे। डैड, आपने अब तक इसके हाथ का खाना नहीं खाया। अगर एक बार आपने खा लिया तो दुनिया के माहिर शेफ़ का टेस्ट भी आपको फीका लगेगा। उसके खाने की आदत हो जाएगी। कसम से बहुत बुरी तरह से ये अपने खाने की आदत लगाती है। नुमान ने मुस्कुराकर बाप से कहा। ज़ुबिया बेगम हैरान हुई। कितने अरसे बाद या शायद पहली बार उसने बाप से इस तरह बहुत बेतकल्लुफ़ी और दोस्ताना लहजे में बात की थी, और वह जानती थी यह सब सिर्फ ज़रीन की वजह से ही मुमकिन हुआ है। ज़ुबिया बेगम की नज़र ज़रीन के हाथ पर गई और इसकी उंगली में वो अंगूठी देखकर वो जी जान से मुस्कुराई। ज़रीन ने गुस्से से अरमान को घूरा। क्या आप तारीफ़ कर रहे हैं या मेरी इंसल्ट? अगर इतना ही नशा महसूस होता है मेरे हाथ के खाने में तो मत खाया करें। अरमान मुस्कुरा रहा था। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। सरीन ने मुंह बनाकर उसे देखा, और वह इस तरह मुंह बनाती कितनी क्यूट लग रही थी। आपका जो भी मतलब था, मुझे तो यही समझ आया। शराजी साहब भी मुस्कुरा रहे थे। बेटा तुम इसे छोड़ो, मैं तो अपनी बेटी के हाथ का खाना ज़रूर खाऊंगा। सरीन की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्यों नहीं अंकल, मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी, बताएं क्या खाएंगे आप? सरीन की तो बातचीत खिल गई थी। और जो भी खाएं, तुम फिर भी कुकिंग नहीं करोगी? अरमान की बात पर उसने हैरत से उसे देखा। मगर क्यों, इतना बुरा खाना बनाती हूँ क्या? उसने सदमे से पूछा। अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया।
ایسا کچھ نہیں ہے، مگر ابھی بھی تمہارے کندھے پر زخم ہے، جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ زخم تب تک کوئی کام کرنے کا سوچنا بھی مت۔ زرین سے غصے سے کچھ سخت کہنے کے لیے لب کھولے، مگر ارمان اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ بس میں کہہ چکا ہوں، فیصلہ کر چکا ہوں، اور یہ میرا حکم ہے۔ اچھی بیوی کی طرح میرا حکم ماننا تمہارا فرض ہے۔ ارمان نے مسکراہٹ کے سنگ کہا تھا۔ زرین نے دانت پیسے۔ آپ کو پتہ ہے آپ مسکراتے ہوئے کتنے برے لگتے ہیں، وہ کلس کر کہہ رہی تھی۔ ارمان اس کی جانب جھکا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں برا ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ پر تو یہ لڑکی اپنا سب کچھ ہار سکتی تھی۔ شرازی صاحب اور زوبیہ بیگم ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے ارمان، جب تم مکمل ٹھیک ہو جاؤ گی تب بنا لینا کھانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرازی صاحب نے بات کو ختم کیا تو زرین نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں واپس کمرے میں آ گئے۔ وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ کیسے اس پر اپنا حکم چلا رہا تھا، اس لیے زرین کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب ارمان ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ بنا کچھ کہے سائڈ ٹیبل تک آیا، اپنا والیٹ اٹھایا اور اب وہ اس سے کچھ باہر نکال رہا تھا۔ زرین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی اس کے ہاتھ میں شاید وہ تصویر تھی جو وہ 9 سالہ زرین کے اپنے والیٹ میں رکھتا تھا۔ وہ زرین کے پاس آیا۔ میں نے ایک فیصلہ کی ہے۔ زرین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آج اور ابھی اس لڑکی کو ہم دونوں کے درمیان سے نکال رہا ہوں۔ میں نے زرین کو اپنی محبت سے دستبردار کر دیا۔ وہ چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، تو آج میں بھی اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں اس سے محبت نہیں کرتا، اب میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارمان بہت سنجیدہ تھا اور زرین کا سانس رک گیا۔ آج کے بعد میری زندگی میں اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب صرف تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ میں نے تمہیں جب ہرٹ کیا اس کے لیے سوری زرین۔ اتنا کہتے اس نے تصویر سامنے کی اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور زرین کو لگا وہ کبھی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اسے لگا ارمان نے اس کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ کیسے اپنی زری کے بارے میں ایسا کہہ سکتا تھا؟ اس نے 2 سے 4 ٹکڑے کیے، پھر 8، اور پھر وہ تصویریں ذروں میں بٹ گئیں۔ وہ کمرے میں موجود ڈسٹ بن تک گیا اور اب ان ٹکڑوں کو وہاں پھینک دیا۔ زرین کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے ارمان عالم کی محبت چاہیے تھی، مگر ایسے نہیں۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ ارمان نے کنکھیوں سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً اسے ارمان کی اس حرکت نے غصہ دلانا ہوگا، اسے برا لگا ہوگا، اس کا دل ٹوٹا ہوگا۔ وہ غصہ کرے گی، پھر غصے میں اظہار کرے گی کہ وہی زری ہے، یہی تو چاہتا تھا ارمان۔ اسی وجہ سے تو اس نے جان بوجھ کر یہ تصویر اس کے سامنے پھاڑنے کا ڈرامہ کیا۔ وہ اس سے وہیں بت بنا چھوڑے ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور پھر اپنی جیب سے وہ فوٹو نکالی جو وہ اتنے سالوں سے اپنے والیٹ میں رکھتا آ رہا تھا۔ اسے فی الحال اپنی کپڑ میں رکھ دیا۔ اس نے کوئی فوٹو پھاڑی ہی نہیں تھی، وہ جسٹ ایک وائٹ کارڈ کا پیس تھا۔ زرین کے سامنے اس کی وائٹ سائڈ تھی، اس لیے وہ یہی سمجھی کہ ارمان نے فوٹو پھاڑ دی۔ وہ چاہتا تھا وہ یہی سمجھے کہ اور پیچھے زرین کا سارا وجود ریت کا ڈھیر بن گیا۔ وہ پتھر ہوتی جیسے اذیت کا شکار ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی، پھر وہاں بیٹھ گئی۔ عالم نے میری فوٹو پھاڑ دی، ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اگر ان کی زندگی میں کوئی دوسری زرین آئے گی تو کیا وہ اپنی زری کو ایسے بھول جائیں گے یا ایسے زندگی سے نکال پھینکیں گے؟ اسے بہت دکھ ہوا تھا، پھر غصہ آنے لگا۔ اس نے اپنے سارے آنسو بے دردی سے پونچھ ڈالے۔ یا آپ نے اچھا نہیں کیا عالم، اب تو میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی کہ میں ہی آپ کی زری ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو وہ بیڈ پر سر تک کمبل تانے لیٹ گئی تھی۔ ارمان جانتا تھا وہ غصے میں بھری بیٹھی ہوگی۔ وہ بیڈ پر اپنی سائڈ آ کر لیٹا، پھر زرین کے قریب ہو کر اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ زرین نے چہرہ موڑے سے غصے سے گھورا۔ دور ہیں، خبردار میرے ساتھ چپکنے کی کوشش کی۔ وہ ارمان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے مکے مارنے لگی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں دور رہ سکتا، بیوی ہو میری، ارمان نے کچھ محبت سے کہا۔ واہ، کتنی جلدی یاد آ گیا آپ کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ مجھے طلاق دینے والے تھے تب یاد نہیں تھا، جب مجھے کمرے سے باہر نکالا تب یاد نہیں تھا، اب شادی کے 6 ماہ بعد بھی یاد آ گئی، اور نہ جانے کون سی محبت جاگ گئی ہے۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ ارمان کا دل چاہا وہ کھلکھلا کر ہنسے، مگر ضبط کر گیا۔ وہ زرین کے قریب ہوا۔ اچھا سنو، کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو تو ابھی بتا سکتی ہو۔ زرین نے چہرہ موڑے ارمان کو دیکھا۔ ہاں، میں آپ کو بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔ ارمان کا دل شدت سے دھڑکا۔ کیا وہ اپنے لبوں سے اظہار کرے گی؟ مگر وہ بولی تو الفاظ بہت مختلف تھے۔ آپ ایک انتہائی برا انسان ہیں، وہ دانت پیس کر گھرائی۔ چل بن کر کہتی وہ ارمان کی طرف پشت کیے سر تک کمبل تانے آنکھیں میچ گئی۔ کتنی دیر ارمان ساکت سا اس کی پشت کو دیکھتا رہا، اس کی بات پر احساس کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کھل کر مسکرایا۔ اچھا، کل تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی انتہائی برے انسان سے بہت محبت کرتا ہے اور اس برے انسان کی وجہ سے اس کی زندگی خوبصورت ہے۔ ارمان اب اس کے قریب ہوتا اس طرح لیٹ گیا کہ وہ اس کے بہت پاس تھا۔ بنا ہاتھ لگائے بھی وہ اس کی کمر ارمان کے سینے سے چپکی ہوئی تھی اور اس کی ہر بات سن چکی تھی۔ پاگل ہو گئی تھی میں، نشہ کر کے آئی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا کہتی گئی۔ اس کی غصے بھری آواز ابھی بھی کمبل کے نیچے سے آ رہی تھی۔ ارمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ہاں، میری محبت کا نشہ؟ ارمان نے سرگوشی کی۔ وہ اس بار اس کی بات اگنور کر گئی۔ اتنے دنوں بعد تو اس نے کا بازو ٹھیک ہوا تھا۔
پہلے تو وہ دائیں جانب کروٹ نہیں لے سکتی تھی، مگر اب وہ دائیں جانب کروٹ کے بل لیٹی ارمان کی طرف پشت کر چکی تھی۔ ارمان نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ زرین پھر بھی غصے سے سو گئی تھی۔ اسے جان بوجھ کر تنگ کرا تھا تاکہ وہ اپنے لبوں سے اظہار کرے، اسے بتایا کہ وہی اس کی زری تھی۔ باہر اسلام آباد شہر پر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ جاری ہے۔